Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है बेस्ड अपॉन सरफेस केमिस्ट्री। आप लोगों को मैंने रिसेंटली फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया था बेस्ड अपॉन सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सरफेस केमिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी of the phenomenon, the physical or the chemical phenomenon that occur at the surface of solid. जो solid liquid के इंटरफेस पे या solid gas के इंटरफेस पे होने वाले प्रोसेस हैं like adsorption. एड्सॉर्प्शन जैसे प्रोसेस को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। एड्सॉर्प्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एड्सॉर्प्शन इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड। जब भी किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर बहुत हाई कंसेंट्रेशन में कोई लिक्विड या कोई गैस डिपॉजिट हो जाता है तो उसे एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, और इस एड्सॉर्प्शन में डिपॉजिट होने वाली गैस या लिक्विड को एड्सॉर्बेट कहा जाता है, और जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर डिपोजिशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। मैंने आपको कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन भी पढ़ा दिया था। कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किसी भी सॉलिड की क्लोज पैकिंग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के बल्क में लाई करते हैं वो तो अपनी चारों तरफ से फोर्सेस को बैलेंस कर पाते हैं क्योंकि वो चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं और इक्वली अट्रैक्ट कर भी रहे हैं। लेकिन वो एटम्स दैट लाइज अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉलिड, वो एटम्स अपनी चारों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर पाते। वो उस एनवायरनमेंट में नहीं है जिस एनवायरनमेंट में बल्क के एटम्स हैं। तो सरफेस पे लाई करने वाले एटम्स के पास कुछ रेसिडुअल फोर्सेस होती हैं, कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, और इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के थ्रू वो सरफेस एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज को सरफेस पे पुल कर लेते हैं। बिसाइड्स दैट हम लोगों ने इसके थर्मोडायनेमिक्स को भी समझ लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियसली अकरिंग सेल्फ अकरिंग प्रोसेस होता है, सो दैट्स व्हाई एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और एट द सेम टाइम क्योंकि एड्सॉर्प्शन के टाइम पे सॉलिड के सरफेस एटम्स अनस्टेबल होते हैं पहले, लेकिन एड्सॉर्प्शन के टाइम पे वो मोर स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल फोर्सेस गेटिंग बैलेंस्ड। तो इसलिए एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है डेल्टा एच नेगेटिव, बट डेल्टा एस उसका अगेन नेगेटिव होता है, अनफेवरेबल होता है फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले हवा में उड़ रहे थे बहुत ज्यादा रैंडमाइज थे, जब वो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो एक जगह रेस्ट पे आ जाएंगे, वो स्टेगनेंट हो जाएंगे, उनकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, इसलिए उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है मतलब डेल्टा एस का साइन नेगेटिव है, विच इज नॉट अ सूटेबल फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, बट फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अगर कर रहा है क्योंकि एटलीस्ट एक फैक्टर तो फेवर कर रहा है, द एंथैल्पी फैक्टर, और वो हाईली फेवर कर रहा है। तो अगर दो फैक्टर में से एक फैक्टर भी फेवर कर रहा है और बहुत हाईली सपोर्ट कर रहा है तो अकेले उस फैक्टर की वजह से भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अगर कर सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं है, इफ यू एक्चुअली वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा पहला वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पे बेस्ड लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। बिसाइड्स दैट हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि एड्सॉर्प्शन दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, द फिजिसॉर्प्शन एंड द केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। केमिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं, एक केमिकल इंटरैक्शन के थ्रू बाइंडेड हो जाते हैं, और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहां तक हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेकेंड वीडियो अपलोड में वी विल फर्दर कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of adsorption। मतलब हमें ये देखना है कि जब भी कोई गैस किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होती है तो उसका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, कितनी ज्यादा एड्सॉर्ब होगी और कितना जल्दी जल्दी एड्सॉर्ब होगी, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पे आपको टोटल 6 फैक्टर्स करवाए जाएंगे। उन 6 फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट मतलब नेचर ऑफ गैस। अब देखिए नेचर ऑफ गैस
पे कैसे डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द गैसेस व्हिच कैन बी इजीली लिक्विफाइड अंडर वेरी स्लाइट अप्लाइड प्रेशर, ऐसी गैसेस जो बड़े आराम से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड प्रेशर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर जिन्हें बड़े आराम से लिक्विड बनाया जा सकता है, ऐसी गैसेस ज्यादा अच्छा एड्सॉर्प्शन शो करती हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर रिलेटिव टू दोज गैसेस व्हिच आर डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो आपको दो बातें समझनी होंगी. सबसे पहले तो एग्जांपल्स की कौन सी गैसेस आराम से लिक्विफाई हो सकती हैं और कौन सी नहीं, और दूसरा उसका रीजन कि अगर कोई गैस आराम से लिक्विफाई हो पा रही है तो वो क्यों हो पा रही है. देखिए, दो तरह की गैसेस होती हैं. द पोलर गैसेस जिनमें कुछ चार्ज सेपरेशन होता है. फॉर एग्जांपल अमोनिया ले लीजिए. अमोनिया में आपको मालूम है NH3 में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है. और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के जब पास आता है तो इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है. और ये जैसे एक अमोनिया ने दूसरे अमोनिया के साथ बना लिया, दूसरा तीसरे अमोनिया के साथ बना लेगा. वेरियस अमोनिया मॉलिक्यूल्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट हो जाएं तो अमोनिया कैन बी वेरी इजीली लिक्विफाइड. तो ऐसी गैसेस बड़े आराम से लिक्विफाई हो जाती हैं जिनके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लाइक द डायपोल इंटरैक्शंस और द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नॉन पोलर गैसेस भी होती हैं, लाइक H2, O2, N2 एटसेट्रा. स्पेशली द होमोन्यूक्लियर गैसेस, सेम टाइप के आइटम से बनी हुई गैसेस. देखिए, जैसे H2 का केस कंसीडर करिए. H2 में H और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है. अब आपको पता है दोनों H इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. इसके बराबर एक और H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. अब जिस तरह से दो अमोनिया एक दूसरे को पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसा अट्रैक्शन हाइड्रोजन के बीच में नहीं हो पाएगा. बिकॉज हाइड्रोजन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ना इनमें डायपोल बनेंगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे. इनमें तो सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, और वो भी हाइड्रोजन में बहुत ही वीक होंगी क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज. छोटे साइज में वैन डर वाल फोर्सेस और भी वीक हो जाती हैं. तो ये याद रखिएगा, जब आप अंडर प्रेशर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को पास लाके उन्हें लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे ना, तो हाइड्रोजन बड़े आराम से लिक्विफाई नहीं हो पाएगी क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पा रहा, उनके बीच में कोई फोर्सेस नहीं. तो हम कहेंगे डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड गैस है. लेकिन जो अमोनिया मॉलिक्यूल पहले दूर थे, गैसियस थे, उन्हें आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर जब अमोनिया को पास लाओगे तो जैसे दो अमोनिया के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, और सारे अमोनिया जब एसोसिएटेड हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू तो बड़े आराम से लिक्विड बन जाएगी. तो ऐसी गैसेस जो बड़े आराम से लिक्विफाई करी जा सकती हैं क्योंकि उनमें कुछ स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, ऐसी गैसेस ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन एग्जिबिट करती हैं एज कम्पेयर टू ऐसी गैसेस के जो मुश्किल से लिक्विफाई होती हैं. अब रीजन समझते हैं कि व्हाई इजीली लिक्विफाइबल गैसेस ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन क्यों एग्जिबिट करती हैं. देखिए ध्यान से, एक बड़े सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको. इमेजिन कीजिए कि दिस इज द सॉलिड सरफेस, और इस सॉलिड सरफेस के ये अपर सरफेस के आइटम्स हैं. दीज आइटम्स कंटेन सर्टेन रेसिडुअल फोर्सेस. और इमेजिन करो यहां से अमोनिया के मॉलिक्यूल उड़ते हुए जा रहे थे. द अमोनिया गैस वॉज बीइंग ब्लोन ओवर दिस सरफेस ऑफ सॉलिड. ठीक है, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, दिस इज द थर्ड अमोनिया मॉलिक्यूल. ये अमोनिया मॉलिक्यूल इस सॉलिड सरफेस के ऊपर से ब्लो करे जा रहे थे. अब इमेजिन करो कि जैसे ही एक भी अमोनिया मॉलिक्यूल इस सॉलिड की इस सॉलिड की रेसिडुअल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगा ना, सरफेस एटम के पास रेसिडुअल फोर्स है, इस रेसिडुअल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मान लीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल आ गया, तो जैसे ये एक्स एटम इस अमोनिया को अपने सरफेस पे खींचेगा तो ये अमोनिया सिर्फ अकेला नहीं आएगा, क्योंकि ये अमोनिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है दूसरे अमोनिया के साथ, दूसरा अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तीसरे अमोनिया के साथ. क्योंकि अमोनिया में खुद भी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो एक भी अमोनिया मॉलिक्यूल जब सरफेस पे अट्रैक्ट होगा तो वो पीछे अपने साथ बाइंडेड बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल को, पूरी चेन को अपने साथ सरफेस पे ले आएगा. तो सॉलिड ने एक मॉलिक्यूल को पुल करा, लेकिन उसके साथ ऑटोमेटिकली सारे मॉलिक्यूल आगे खींचे चले आए. तो हम कहेंगे बहुत हाई एक्सटेंट में अमोनिया के मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्सॉर्ब हो गए. That's why we say that the easily liquefiable gases which are binding through intermolecular forces, they can be more readily adsorbed over the surface of solid. लेकिन इमेजिन करो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं. अब आप हाइड्रोजन गैस को ब्लो कर रहे हो सरफेस के ऊपर से.
अब एक भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे पुल करती है, तो चांसेस है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकेला ही आएगा सरफेस पे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बराबर वाले दूसरे हाइड्रोजन को बाइंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अकेला आएगा, वो अपने साथ पूरी बंधी हुई चेन को नहीं ले पाएगा। इनफैक्ट हर एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पुल करने के लिए हर एक एटम को इंडिविजुअल एफर्ट करना पड़ेगा उस हाइड्रोजन गैस को सरफेस पे खींचने के लिए। तो ये याद रखिएगा, जो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल होती हैं उनके आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, दैट्स व्हाई वो बल्क में सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन द गैसेस व्हिच आर डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड दे ऑलवेज एग्जिबिट लेस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये याद रखिएगा, द इजीली लिक्विफाइबल गैसेस exhibit more extent of absorption as compared to the gases which are difficult to be liquefied. Now let's move on to our second factor. हमारा second factor है nature of adsorbent. Nature of adsorbent. Nature of adsorbent से हमारा मतलब है the nature of सॉलिड। अब ये याद रखिए, नेचर ऑफ सॉलिड को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि नेचर ऑफ सॉलिड पे, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे भी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है या नहीं, इसके लिए हमें एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा चारकोल का। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ चारकोल। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज चारकोल। याद रखिए स्टूडेंट्स, चारकोल इज समथिंग व्हिच इज मेड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से जब एक ब्लैकिश विस्कस सब्सटेंस बनता है तो हम उसे चारकोल बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर को इतना इंटेंसली, बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाई टेम्परेचर पे हीट करना कि वो एक विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाए। अब ये चारकोल दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, और एक होता है एनिमल चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल इज ऑल्सो नोन एज द वुड चारकोल। इसे वुड चारकोल भी बोलते हैं क्योंकि ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। एनिमल चारकोल इज ऑल्सो नोन एज द बोन चारकोल। इसे बोन चारकोल भी बोलते हैं क्योंकि ये डेड एनिमल्स के फॉसिल रिमेन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। जो डेड एनिमल्स की बोन्स होती हैं, उनके स्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। अब ये देखा गया है कि दोनों ही चारकोल बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग अलग है। एक्टिवेटेड चारकोल जो वुड से बना हुआ है ना, दैट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट फॉर गैसेस। ये गैसेस का बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। और वहीं दूसरी तरफ एनिमल चारकोल जो बोन से बना हुआ है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स से, वो सॉल्यूशंस का या लिक्विड्स का बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इनकी एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूं एक्टिवेटेड चारकोल की। देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल वुड से बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ गैसेस। सो दिस एक्टिवेटेड चारकोल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग गैस मास्क फॉर माइन वर्कर्स। माइन वर्कर्स जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, जैसे कोल माइंस है। अब कोल माइंस में क्या होता है कि बीनीथ द अर्थ क्रस्ट के अंडर कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग करी जाती है, जगह जगह अर्थ क्रस्ट के अंदर डिगिंग करी जाती है। और वहां ड्रिल करते वक्त कई बार चांसेस होते हैं कि जब हम कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो अर्थ क्रस्ट में से कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज हो जाती हैं, और वो पॉइजनस गैसेस इनहेलेशन के थ्रू अंदर भी जा सकती हैं। दे मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ओवर द हेल्थ ऑफ दोज वर्कर्स। तो ये याद रखिएगा, उन पॉइजनस गैसेस को इनहेलेशन से प्रिवेंट करने के लिए माइन वर्कर्स एक्सट्रैक्शन के टाइम पे गैस मास्क पहनकर काम करते हैं। वो गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल का बना होता है, विच इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ गैसेस। और इन केस अगर ड्रिलिंग के टाइम पे अर्थ क्रस्ट में से कोई पॉइजनस गैस रिलीज भी होती है तो वो उस मास्क के सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाती है। एनिमल चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाती है, वो इनहेल नहीं हो पाती। अब यहां पे कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है
कि अगर माइन वर्कर ने एक्टिवेटेड चारकोल का बना हुआ गैस मास्क पहन रखा है और वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या ऑक्सीजन जो इनहेल करने के लिए चाहिए वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी? तो देखिए मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि ऑक्सीजन एक होमोन्यूक्लियर नॉन पोलर गैस है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये एक डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड गैस है। एंड बीइंग डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड गैस, ऑक्सीजन उतना रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होती चारकोल के ऊपर। ऑन द अदर हैंड जो मोस्टली पॉइजनस गैसेस होती हैं वो क्लोरीन की, नाइट्रोजन की और सल्फर की होती हैं, और ये सभी पॉइजनस गैसेस इजीली लिक्विफाइबल होती हैं, सो दैट्स व्हाई ये चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज आप समझ गए। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर मेकिंग गैस मास्क फॉर माइन वर्कर्स in order to absorb any poisonous gases released from earth crust, ताकि वो जो poisonous gases हैं वो lungs को इफेक्ट ना कर पाए। अब लेट्स मूव ऑन टू एनिमल चारकोल एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने बताया एनिमल चारकोल लिक्विड्स में से या सॉल्यूशंस में से बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, बहुत सारे ऐसे लिक्विड आइटम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस होती हैं जो मार्केट में एज अ कंज्यूमेबल बाय प्रोडक्ट मिलती हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स मार्केट में मिलने वाले, देसी घी, फ्रूट जूसेस, टेट्रा पैक वाले जो फ्रूट जूसेस आते हैं सब सॉल्यूशंस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ये सब एनिमल चारकोल से ट्रीट करे जाते हैं इनके अंदर की इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए ये याद रखिए, अगर किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसके नेचुरल कलर से डिविएट होता हुआ कोई दूसरा कलर आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए कोई चीज होनी तो चाहिए थी एकदम व्हाइट, लेकिन उसके अंदर ऑफ व्हाइट कलर नजर आ रहा है, क्रीमिश कलर नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए वो इंप्योरिटीज की वजह से है। और ऐसे में जब आप उस क्रीम लिक्विड को एनिमल चारकोल से ट्रीट करते हो तो एनिमल चारकोल उसके अंदर से सारी इंप्योरिटीज को, कलरिंग इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करके उस चीज को डीकलराइज कर देता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देसी घी का एग्जांपल। आप सब लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि देसी घी हम घर पे भी निकाल सकते हैं, और जब घर पे देसी घी निकाला जाता है ना, इफ यू हैव एवर सीन, तो घर पे जब देसी घी निकाला जाता है तो घर पे निकाला हुआ देसी घी थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा क्रीम कलर का होता है। लेकिन वही देसी घी जब आप मार्केट से परचेज करते हो तो मार्केट से परचेज करा हुआ घी आप देखेंगे एकदम प्योर व्हाइट होगा, क्योंकि मार्केट से परचेज करे हुए घी को एनिमल चारकोल ट्रीटमेंट मिला है। एनिमल चारकोल ने उस घी में से सारी कलरिंग इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करके उसे पूरी तरह से डीकलराइज कर दिया। लेकिन जो हम घर पे घी निकालते हैं उसे हम एनिमल चारकोल ट्रीटमेंट नहीं देते, तो उसके अंदर प्रोबेबली कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जो उसे क्रीमिश कलर को व्हाइट करती हैं। तो एनिमल चारकोल की ये नेचर है कि वो लिक्विड्स में से कलरिंग इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से जितने भी मार्केट में अवेलेबल फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस में से अगर उनका थोड़ा सा भी कलर डिविएट हो रहा है इंप्योरिटीज की वजह से, तो एनिमल चारकोल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। एनिमल चारकोल उसमें से कलरिंग इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करके उन्हें उनके नेचुरल कलर में ला देते हैं। इसी तरह से जब शुगर बनाई जाती है शुगर केन जूस से, तो शुगर केन जूस को भी पहले एनिमल चारकोल से ट्रीट करके प्योरीफाई करा जाता है, तब उससे शुगर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं शुगर क्रिस्टल्स प्योर व्हाइट होते हैं। अगर आप देख रहे हैं शुगर के क्रिस्टल जो चीनी के दाने हैं उनमें थोड़ा सा पीलापन है, थोड़ी सी येलोइशनेस है, तो समझ लीजिए कि उसे एनिमल चारकोल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला और वो इंप्योर है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, चारकोल दो टाइप का है, एक्टिवेटेड चारकोल एंड एनिमल चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल वुड से बना हुआ है, इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ गैसेस। एनिमल चारकोल बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना है, इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो यू कैन क्लियरली सी कि अलग अलग चारकोल अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस क्लियरली इंडिकेट कि नेचर ऑफ सॉलिड पे भी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ये था हमारा दूसरा फैक्टर। Now let's move on to a very important third factor, which is the effect of temperature. अब देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिजॉर्प्शन पे कुछ और केमिजॉर्प्शन पे कुछ और होता है। फिजिजॉर्प्शन जहां पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व थी, केमिजॉर्प्शन जहां पे केमिकल बॉन्ड्स बन रहे थे। दोनों केसेस में टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट होता है,
और ये दोनों डिफरेंट इफेक्ट्स हम बहुत इजीली आइसोबार्स के थ्रू समझ सकते हैं। अब देखते हैं ये आइसोबार्स क्या होते हैं और ये वेरिएशन अलग अलग क्यों आता है टेम्परेचर का फिजिक्स और केमिक्स पे। देखिए सबसे पहला ग्राफ हम प्लॉट करते हैं फॉर फिजिक्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए हम ग्राफिकली स्टडी करेंगे। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें y एक्सिस पे x बाय m और x एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x बाय m क्या है, मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा x बाय m में x इज द मास ऑफ एडसॉर्बेट, मास ऑफ एडसॉर्बेट मतलब मास ऑफ गैस, एंड m रेफर टू द मास ऑफ एडसॉर्बेंट, मास ऑफ एडसॉर्बेंट यानी कि मास ऑफ सॉलिड। और अगर हम x अपॉन m का रेशियो निकाल लें यानी कि मास ऑफ एडसॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, तो ये रेफर करेगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन को, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। देखिए मास ऑफ एडसॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट, न्यूमरेटर में रखा हुआ है मास ऑफ गैस, डिनोमिनेटर में रखा हुआ है मास ऑफ सॉलिड। तो आप इमेजिन करो कम से कम सॉलिड सरफेस के ऊपर जब ज्यादा से ज्यादा गैस एडसॉर्ब होगी, सॉलिड का मास कम से कम, ऊपर डिपॉजिट होने वाली गैस का मास ज्यादा से ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो बेसिकली x by m इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अगर x by m की वैल्यू ज्यादा है तो समझ लो ज्यादा अच्छी एडसॉर्प्शन हो रही है, और अगर x by m की वैल्यू कम है तो पुअर एडसॉर्प्शन हो रही है, वीक एडसॉर्प्शन हो रही है। तो देखिए जब आपने फिजिक्स ऑप्शन में x by m वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करा तो हमने देखा कि एक हाइपरबोलिक वेरिएशन आ रहा है इस तरह का, एक इनवर्स रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होता जा रहा है। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है वो रीजन फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसे दो तरह से समझा जा सकता है स्टूडेंट्स। पहला तो ये याद रखिएगा फिजिक्स ऑप्शन, मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग फिजिक्स ऑप्शन सॉलिड और उसके ऊपर डिपॉजिट होने वाली गैस के बीच में सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। सॉलिड अपनी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में किसी गैस को सरफेस पे खींचता है और वो गैस सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू ही सरफेस पे बाइंडेड रहती है। सरफेस पे आने के बाद उसके साथ किसी टाइप का कोई केमिकल इंटरैक्शन डेवलप नहीं करती। फिजिक्स ऑप्शन में गैस और सॉलिड के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनने वाले, सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है जिससे सॉलिड ने सरफेस पे गैस को खींचा। अब यू ऑल नो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस एक तो पहले ही वीक होती हैं, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ाने पे वैन डर वाल्स फोर्सेस बिकम्स इवन मोर वीकर। सॉलिड का सरफेस मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ सॉलिड और इस सरफेस पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस थी, ये उन्हीं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू गैस को सरफेस पे पुल कर रहा था, लेकिन आपने इस सॉलिड को कर दिया गर्म। अब जैसे ही हमने इस सॉलिड को गर्म कर दिया तो इसकी जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं जो पहले ही वीक थी वो और वीक हो गई, और जब फोर्सेस और वीक हो जाएंगी तो वो गैस को मुश्किल से एब्जॉर्ब कर पाएंगी। गैस का पुल होना सरफेस पे थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ दीज वैन डर वाल्स फोर्सेस। नई गैस तो आनी मुश्किल हो ही जाएगी, जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब गैस है वो भी हो सकता है डिसॉल्व होकर चली जाए। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस जो पहले ही वीक है वो और वीक हो जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैन डर वाल्स फोर्स वीक होने की वजह से एब्जॉर्प्शन और डिक्रीज होता चला जाता है। या फिर आप इसे एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, आप इस तरह से समझो कि एडसॉर्बेट प्लस एडसॉर्बेंट लीड्स टू एडसॉर्प्शन। अब आप लोगों को ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब कोई गैस किसी सॉलिड पे डिपॉजिट होती है तो सॉलिड की रेसिडुअल फोर्सेस बैलेंस होने की वजह से वो और स्टेबल बनता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पे ली शैटले प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था जो ये कहता है कि whenever at equilibrium some kind of stress is imposed over the reaction, then the equilibrium will shift itself in such a direction so as to undo the stress caused by us। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद रिएक्शन में कोई टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन के चेंजेस लाते हैं तो रिएक्शन हमारे उन चेंजेस को नलिफाई करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए एक तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पहले ही एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट हो रही है, ऐसे में आप भी इसे बाहर से गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके टेम्परेचर को नलिफाई करने के लिए ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग हो जाएंगे।
सो आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम ली शटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आप क्लियरली देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। एंड ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को टेम्परेचर के वर्सेस प्लॉट करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे बनाए हुए ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोबार्स। आइसो मींस कांस्टेंट, बार मींस प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्योंकि हमने ये प्लॉटिंग करी है, सो दैट्स व्हाई हम इसे फिजिक्स ऑप्शन आइसोबार कहेंगे। अब देखते हैं कि केमिसॉर्प्शन में क्या होता है। देखिए, केमिसॉर्प्शन में भी एक अलग तरह का वेरिएशन आएगा। लेट अस अगेन ड्रॉ अ ग्राफ जिसमें x बाय m वर्सेस टेम्परेचर केमिसॉर्प्शन के लिए प्लॉट करते हैं। अब ये याद रखिएगा, केमिसॉर्प्शन में ये देखा गया है अनलाइक फिजिसॉर्प्शन, शुरू में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, इट रीचेस टू अ पीक वैल्यू, और एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद एक फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। यानी कि शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एक पीक अटेन करेगा, और उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि ये शुरू में बढ़ा क्यों, पीक कहां पे अटेन हुई, और फिर ये कम क्यों होने लगा। देखिए, इफ यू रिमेंबर, आप लोगों को बताया था केमिसॉर्प्शन में सॉलिड और इस पे आने वाली गैस के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स को एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ओवरकम करना होता है। द रिएक्टेंट मस्ट हैव एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो उस रिएक्शन को फ्रूटफुली कंप्लीट कर पाए। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को एक हाई एनर्जी इंटरमीडिएट तक ले जाने के लिए सूटेबल होती है, चाहिए होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए चाहिए होती है। एक बार ट्रांजिशन स्टेट पे रिएक्शन पहुंच गया तो उसके बाद तो आगे अपने आप ही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है उन रिएक्शंस को प्रोडक्ट की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है तो रिएक्टेंट इस बैरियर को जल्दी क्रॉस कर लेंगे और रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो शुरू में क्या होता है, यहां पे जब हम टेम्परेचर देते हैं तो दिस टेम्परेचर कंपेंसेट्स द हाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और क्योंकि टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी कंपेंसेट होती है तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट और जल्दी जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कंपेंसेट हुई टेम्परेचर देने की वजह से उनके बीच में केमिकल बॉन्ड जल्दी बन जाते हैं, और इसलिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले तो बढ़ता है। तो शुरू में द इनिशियल प्रोविजन ऑफ टेम्परेचर, जब आप इनिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेंसेट करने में हेल्प करेगा, बॉन्ड्स जल्दी जल्दी बनेंगे और इसलिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड अब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिर कम होने लगता है। अब ये क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, और जब कोई गैस सॉलिड पे एब्जॉर्ब होती है तो बेसिकली एट रेस्ट आ जाती है, बट एट द सेम टाइम आप टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो। तो अगर आप उस गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या आप मानते हो कि जब गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ा दिया जाएगा, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इंक्रीज इन दैट काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रैपिड रैंडम मोशन में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा कैओटिक मूवमेंट हो जाएगी, इतने ज्यादा रैंडमाइज्ड और फास्ट मूविंग हो जाएंगे कि इतने फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे रेस्ट पे लाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, और जब हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो बिकॉज ऑफ दैट हाई काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन बहुत ज्यादा रैपिड हो गया, और उस रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल को सरफेस पे रेस्ट पे लाना और मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिए, एक लिमिट तक तो टेम्परेचर एक असिस्टिंग रोल प्ले करता है, एक लिमिट तक तो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेंसेट करके रिएक्शन को फास्ट करता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ा दो तो बियॉन्ड अ लिमिट टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इतना ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है कि फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे रेस्ट पे लाना मुश्किल होता जाता है, और इसलिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिर डिक्रीज होने लगता है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये दोनों आइसोबार्स क्लियर हो गए। फिजियोप्शन आइसोबार इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन शुरू से ही डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन केमिसॉर्प्शन इनिशियल टेम्परेचर केमिसॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जब आप टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा देते हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में डिक्रीज होने लगता है। सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अभी तक हमने डिस्कस करे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ फैक्टर। अब हमारा फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, ये याद रखिएगा, जैसे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट फिजियोप्शन और केमिसॉर्प्शन पे अलग अलग देखा ना, फिजियोप्शन पे टेम्परेचर अलग इफेक्ट डालता है, केमिसॉर्प्शन पे टेम्परेचर अलग इफेक्ट डालता है। अनलाइक द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर रिमेन्स सेम फॉर बोथ फिजियोप्शन एंड केमिसॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए हम दो ग्राफ नहीं बनाएंगे, एक ही ग्राफ बनाएंगे, एंड दैट ग्राफ विल बी नोन एज आइसोथर्म। आपकी बार कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, ये याद रखिएगा, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाज फर्स्ट एनालाइज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक in 1909. Freundlich. Frederick in 1909. Frederick was a scientist जिसने 1909 में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के इफेक्ट्स को एनालाइज करा, और उसने देखा कि किसी भी गैस के लिए x/m वर्सेस प्रेशर को अगर आप प्लॉट करेंगे तो वेरिएशन कुछ इस तरह का आता है कि शुरू में प्रेशर देने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, इट रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स कांस्टेंट। ये एनालिसिस फ्रेडरिक ने पता लगाई, अलग अलग गैसेस को अलग अलग सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करा, फिजियोप्शन भी एनालाइज करा, केमिसॉर्प्शन भी एनालाइज करा, और सभी जगह उसने देखा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड तो था, लेकिन एक लिमिट तक ही वो डायरेक्टली रिलेटेड था, उसके बाद इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर पे x/m एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू के बियॉन्ड प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो इसे बोलते हैं फ्रेडरिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। दिस ग्राफ इज नोन एज, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, FREUNDLICH, फ्रेडरिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रेडरिक ने ये वेरिएशन तो हमें बता दिया, लेकिन ये वेरिएशन इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ये ग्राफ बेसिकली कहां पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन करने का तरीका भी फ्रेडरिक ने बताया। फ्रेडरिक ने कहा कि अगर आप x/m वर्सेस प्रेशर को और डीपली एनालाइज करना चाहते हैं तो आप इस ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट को अलग अलग स्टडी करो। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर मैं इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, एक सपोज कीजिए मैं यहां लाइन ऑफ सेपरेशन डाल देता हूं, एक यहां लाइन ऑफ सेपरेशन डाल देता हूं, मैं इस रीजन को अलग स्टडी करूंगा, इस रीजन को अलग स्टडी करूंगा और इस रीजन को अलग स्टडी करूंगा। लेट दिस बी रीजन ए, दिस इज रीजन बी एंड दिस इज रीजन सी। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग देख सकते हैं कि रीजन ए यहां से यहां तक, क्या हम कह सकते हैं दिस रीजन इज अ लो प्रेशर रीजन। यहां तक प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करके यहां गए रीजन बी, दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन, हमने थोड़ा प्रेशर और बढ़ा दिया। और जब हम यहां लाइन क्रॉस करके यहां गए तो दिस बिकम्स अ वेरी हाई प्रेशर रीजन, जब हमने प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया। तो बेसिकली हम प्रेशर के इफेक्ट को ना थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमने प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया, लो प्रेशर पे गैस किस तरह का एड्सॉर्प्शन एग्जिबिट कर रही थी, फिर हमने प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाया, इंटरमीडिएट प्रेशर पे वो कैसा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एग्जिबिट कर रही है, और फिर हमने प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे किस तरह का वेरिएशन एग्जिबिट कर रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रीजन ए की बात करते हैं। इन लो प्रेशर रीजन ए, देखिए स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफिकल वेरिएशन, अगर आप ध्यान से देखें तो इस लो प्रेशर रीजन में यहां से यहां तक ये जो रेड लाइन है, दिस इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन,
आपको एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, और जब दो चीजों के प्लॉट में एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलती है तो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफिकल वेरिएशन, हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर रीजन में x by m is directly proportional to p की पावर 1। x by m प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड है, लेट दिस बी एक्सप्रेशन 1। ऐसा हमें ग्राफिकल वेरिएशन से देखने में नजर आ रहा है। फिर हमने वेरी हाई प्रेशर रीजन सी को स्टडी करा। इन वेरी हाई प्रेशर रीजन सी, देखो अब ये वाला वेरिएशन ध्यान से देखो, बहुत हाई प्रेशर रीजन सी में देखें तो आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रही है। अब अगर x by m, देखो इस लाइन को मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं, सो दिस वैल्यू आप देख सकते हैं, इस वैल्यू ऑफ x by m ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आप प्रेशर तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन ये ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, इट अटेन्स अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x by m। इसका मतलब ये हुआ बहुत हाई प्रेशर रीजन में x by m प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया, प्रेशर पे डिपेंड करना ही बंद कर दिया। तो इस रीजन के वेरिएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि x by m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। x by m p के इंडिपेंडेंट हो गया। लेट दिस बी एक्सप्रेशन 2 एज इट कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द ग्राफ। अब देखो हमने ये देखा, या फ्रेंडलिक ने हमें ये बताया कि अगर लो प्रेशर रीजन में x by m p की पावर 1 पे डिपेंडेंट है और बहुत हाई प्रेशर रीजन में x by m p की पावर 0 पे डिपेंडेंट है, तो इस इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में x by m p की उस इंटरमीडिएट पावर पे डिपेंडेंट होगा जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, एंड दैट माइट बी सर्टेन फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हम ये मान लेते हैं कि इस इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन में x by m p की एक ऐसी इंटरमीडिएट पावर पे डिपेंडेंट है जो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि ये रीजन इस रीजन और इस रीजन के बीच में आ रहा है। सो फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 हमने कंक्लूड क्या करा, इन इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन B फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x by m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 by n, where 1 by n should be greater than 0 but less than 1। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस रीजन में x by m p की पावर 1 पे डिपेंडेंट है, बहुत हाई प्रेशर रीजन में x by m p की पावर 0 पे डिपेंडेंट है, तो ये रीजन जो इन दोनों रीजन के बीच में लाई कर रहा है, इस रीजन में x by m p की उस पावर पे डिपेंडेंट होगा जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। और क्योंकि 0 और 1 के बीच में सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, तो हमने एक फ्रैक्शनल फॉर्मेट ले लिया 1 upon n। दिस इज 1 upon n। लेकिन एग्जैक्ट वेरिएशन x by m वर्सेस प्रेशर का तो तभी समझ में आएगा ना जब आपको ये n की वैल्यू भी मालूम हो। तो फ्रेंडलिक ने हमें ये भी बताया कि हम इस n की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं ये ऊपर का एक्सप्लेनेशन इरेज कर देता हूं। देखिए हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं, x by m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 by n। अब सबसे पहले अगर हमें n की वैल्यू पता लगानी है तो वी नीड टू प्लेस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ताकि हम इस प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट कर पाए। तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, लेट दिस इक्वेशन बी x by m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 by n। और अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी log x by m इज इक्वल टू log k प्लस पावर शुरू में आ जाएगी 1 by n log p। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू c प्लस mx। log x कॉरस्पॉन्ड करता है y पे, y कोऑर्डिनेट को, 1 upon n log p कॉरस्पॉन्ड करता है mx को, जिसमें log p x कोऑर्डिनेट है और 1 upon n स्लोप है, और log c इंटरसेप्ट को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से कंपेरेबल है तो हम इस इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने देखिए ग्राफ बनाया,
और उस ग्राफ से हम कंफर्टेबली k और n की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो y कोऑर्डिनेट पे log x y हम प्लॉट करेंगे, x कोऑर्डिनेट पे log p प्लॉट करेंगे, यानी कि वही दोनों चीजें। पहले हमने जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया था उसमें हमने x y वर्सेस प्रेशर प्लॉट करा था, अब उन्हीं दोनों को log लेके प्लॉट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, तो एक इंटरसेप्ट कट करने के बाद स्टार्ट होगी। अब ग्राफिकली ऑन द ग्राफिकल स्केल आप मेजर कर सकते हो कि ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो तो log k होगी, उससे आप एंटी लॉग लेके k निकाल लोगे, और इस लाइन का स्लोप भी निकाल लोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जैसे आप मैथमेटिक्स में स्लोप निकालते हो, और वो स्लोप आपको 1 अपॉन n की वैल्यू बता देगा। और जैसे ही आपको n की वैल्यू पता लगेगी तो आपको जो बीच वाला रीजन था ना, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन, उसका वेरिएशन एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा अलग अलग गैसेस के लिए। तो ये याद रखिएगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन was suitably explained on the basis of the Freundlich adsorption isotherm in this way. फ्रेंडलिक ने पहली बार ये प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करा, और ना सिर्फ उसने ग्राफ बनाया बल्कि उसने उस ग्राफ को इंटरप्रेट करने का हमें तरीका भी बताया। उसने कहा कि अगर आप इस ग्राफ को सही से समझना चाहते हैं तो इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक रीजन को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये फैक्टर भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, अभी हमारे 2 फैक्टर्स और बचे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा एलोंगेटेड हो जाए और आप इसे देखते देखते बोर हो जाएं। तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक के 3 फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। बाकी के रिमेनिंग 2 फैक्टर्स अलोंग विद द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन वो मैं अपने 3rd वीडियो अपलोड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज आप लोग इतना ही कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।